हाय फ्रेंड्स, टीचमेट में आप सभी का स्वागत है। आज के सेट में हम लोग सामान्य अध्ययन पे आधारित 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि जीएस और साइंस पे आधारित है। और यह आपको बीपीएससी प्री एग्ज़ाम और बिहार प्रधान शिक्षक परीक्षा जो कि अब होने वाली है, दोनों के लिए सेम इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जमाली, ऑप्शन बी योसुद, ऑप्शन सी बिपिन या फिर ऑप्शन डी प्रभास। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जमाली। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था और उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उनसे प्रियदर्शना नामक उनको एक पुत्री हुई थी और उसी पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया और यह उनका प्रथम शिष्य था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सुमेरियन सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी वैदिक सभ्यता या फिर ऑप्शन डी मेसोपोटामिया सभ्यता। तो हम लोग को पता होगा इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि हड़प्पा नामक पुरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी सर हेनरी हार्डिंग या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड लॉरेंस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ था और इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए कनिष्क के द्वारा, ऑप्शन बी हर्ष के द्वारा, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा या फिर ऑप्शन डी समुद्रगुप्त के द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है और वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था और वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तृतीय मुख्य शिलालेख, ऑप्शन बी द्वितीय मुख्य शिलालेख, ऑप्शन सी नौवां मुख्य शिलालेख या फिर ऑप्शन डी प्रथम स्तंभ अभिलेख। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्ग में विभाजित किया गया है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक भारत देश में राज्य किया। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश या फिर ऑप्शन डी तुगलक वंश। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तुगलक वंश। गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक शासन किया। लोधी वंश ने 1450 से 1526 तक शासन किया और तुगलक वंश के शासक ने 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की या फिर शिव की। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बुद्ध की। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई और बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियाँ स्थापित करके उनकी पूजा करना प्रारंभ किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी दारा शिकोह, ऑप्शन सी अमीर हसन या फिर ऑप्शन डी सूजा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दारा शिकोह ने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और शाहजहाँ के चारों पुत्रों में ज्येष्ठ द्वारा शिकोह सर्वाधिक सुशिक्षित, अध्येता और लेखक था और उसने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था।
हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। और आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर ऑप्शन डी सर जॉन सोर ने। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कितने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए अमोघ वर्ष फर्स्ट, ऑप्शन बी दंती दुर्ग, ऑप्शन सी ध्रुव या फिर ऑप्शन डी कृष्ण प्रथम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में की थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए मैडम HP ब्लावेत्स्की, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मैडम HP ब्लावेत्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी और वह एक रूसी महिला थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस चीज़ का एक हिस्सा था। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन का, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन का या फिर ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन का। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में बिहोर नामक स्थान पर चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था किस ईस्वी में। 1899, 1901, 1903 या फिर 1905। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1905 ईस्वी में। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1921 का मुपला विद्रोह कहाँ हुआ था। कश्मीर में, BNWFP में, केरल में या फिर असम में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केरल में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस चीज़ पर आधारित है। नास्तिकतावाद पर, अद्वैतवाद पर, एकदेववाद पर या फिर ऑप्शन डी बहुदेववाद पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्म समाज का सिद्धांत एक देववाद पर आधारित है। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली थी और ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था एकेश्वरवाद यानी कि एक देववाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरोध, ऑप्शन बी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के विरुद्ध, ऑप्शन सी मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध या फिर ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग वर्ष 1917 में चंपारण में किया था और इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग 1918 में अहमदाबाद में कॉटन मिल के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष हेतु किया। यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध प्रथम सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। आपके ऑप्शन से ऑप्शन है 21 अक्टूबर 1943 को, 22 अक्टूबर 1943 को, 23 अक्टूबर 1943 को या फिर ऑप्शन डी 24 अक्टूबर 1943 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया। दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय या फिर ऑप्शन डी गोलमेज सम्मेलन के समय। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था और 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था।
जवाहरलाल नेहरू ने, मदन मोहन मालवीय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा के तौर पे रविंद्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1940, 1941, 1942 या फिर 1943। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1942 ईस्वी में। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया और इसके कैप्टन जो थे वो थे मोहन सिंह, और इसके गठन की औपचारिक घोषणा सितंबर 1942 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व या फिर दक्षिण पूर्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम। इनकी शीतकालीन मानसून पवनीय स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण सामान्यतः वर्षा नहीं करती है, अतः अधिकांश भारत में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? अमेजन, आमूर, कांगो या फिर लीना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अमेजन नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, एंडीज, रॉकीज या फिर आल्प्स। इसका सही जवाब है एंडीज। एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? रूस, ब्राज़ील, कनाडा या फिर फ्रांस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फ्रांस। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और 6 स्थान पे जो भारत से बड़े हैं वो है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, पंजाब, हरियाणा या फिर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हरियाणा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। यह 879 है और सिक्किम में 890, पंजाब 895, जम्मू कश्मीर 899 इससे अधिक लिंगानुपात वाले राज्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता है? लंदन यानी कि यूके, लिस्बन यानी कि पुर्तगाल, अक्रा यानी कि घाना या फिर ऑप्शन डी आदिस अबाबा यानी कि एथियोपिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आदिस अबाबा। यानी कि लंदन, लिस्बन और अक्रा का समय समान है क्योंकि यह तीनों GMT मानक समय का उपयोग करते हैं और इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा 38.74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, इसलिए इसका समय ग्रीनविच मध्य समय से 2 घंटा 36 मिनट और 26 सेकेंड आगे है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि नंदा देवी कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में या फिर सिक्किम में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नंदा देवी शिखर बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है? उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में या फिर झारखंड में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात में। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के अनुसार भारत में चांदी के भंडार सबसे ज़्यादा है राजस्थान में, उसके बाद झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में मौजूद है, यानी कि गुजरात में चांदी के भंडार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? नॉर्वे, जापान, ब्रिटेन या फिर फिनलैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जापान। जापान को उगता सूरज का यानी कि सूर्योदय का देश भी कहा जाता है और जापानी लोग अपने देश को निप्पन कह के पुकारते हैं जिसका अर्थ होता है सूर्योदय का देश। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है? प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। भारत में प्राथमिक सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, यानी कि वर्तमान में केवल कृषि क्षेत्र में ही 52% लोग कार्यरत हैं, जबकि जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र तृतीय सेक्टर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए बेरोजगार व्यक्तियों से, गृहिणियों में बेरोजगारी से, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से, या फिर ऑप्शन डी किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। तकनीकी शब्दावली में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता के शून्य होने को छिपी बेरोजगारी कहा जाता है, यानी कि जब किसी काम में जितने श्रमिकों की वास्तव में आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग उस काम पर लगे हुए होते हैं तो उस बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंदी क्या है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए उत्पादन लागत में विशेष रूप से मजदूरी बढ़ने के कारण वृद्धि, धन की आपूर्ति में उसके अनुरूप उत्पादन को बढ़ाए बिना वृद्धि, ऑप्शन सी वस्तुओं की पर्याप्त मांग न होने के कारण उत्पादन तथा रोजगार में कटौती, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि मंदी उस स्थिति को प्रकट करती है जब वस्तु की मांग न होने से उत्पादन एवं रोजगार में कमी आ जाए। नेक्स्ट प्रश्न है कि FAO किसका संक्षिप्त रूप है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए फाइबर एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री एक्विजिशन ऑर्गेनाइजेशन, फ्री आर्बिट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑप्शन डी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि काली मुद्रा क्या है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए यह अवैध मुद्रा है, यह जाली मुद्रा है, यह गंदी या खराब मुद्रा है, या फिर ऑप्शन डी यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। काली मुद्रा से तात्पर्य ऐसी मुद्रा से होता है जिस पर आयकर नहीं दिया गया होता है। यह अवैध रूप से उपार्जित ऐसी आय है जिसे प्रायः उत्पादक क्षेत्रों में न लगाकर उच्च उपभोग हेतु प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, या फिर लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। भारत में पंचवर्षीय योजना की संकल्पना जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी और जवाहरलाल नेहरू सोवियत अर्थव्यवस्था से विशेष रूप से प्रभावित थे क्योंकि सोवियत अर्थव्यवस्था पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की आर्थिक नीति का उद्देश्य नहीं है? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, अनुकूल दिशा में प्रत्यक्ष ऋण देना, स्फीति दबाव का नियंत्रण करना, या फिर ऑप्शन डी सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है और रिजर्व बैंक को सरकार का बैंकर कहा जाता है जिसका प्रमुख कार्य है स्फीति दबाव को कम करना, सरकार को वित्त उपलब्ध कराना, अनुकूल दिशा में प्रत्यक्ष ऋण देना, और रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, या फिर ऑप्शन डी इन सभी से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इन सभी से। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, या फिर ऑप्शन डी रोजगार सृजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। भारत के आर्थिक नियोजन के 6 उद्देश्य है: आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन, औद्योगिक वृद्धि, गरीबी निवारण, आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक असमानताओं में कमी लाना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1945 में, 1980 में, 1985 में, या फिर ऑप्शन डी 1988 ईस्वी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। भारत में फसल बीमा हेतु प्रथम प्रयास 1 अप्रैल 1985 को खरीफ फसल के दौरान किया गया जब भारत सरकार द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था। निम्नलिखित करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बढ़ जाता है? कॉरपोरेशन कर, कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर, रेलवे किराए तथा भाड़े पर कर, या फिर ऑप्शन डी कस्टम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी।
कृषि कार्य के अतिरिक्त आय पर कर। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत प्रश्नगत संघीय करों में से कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर संघ द्वारा लगाया और वसूला जाता है, किंतु संघ और राज्यों में बांटा जाता है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया, इसका क्या प्रयोजन है? मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करना, या फिर ऑप्शन डी, कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्व सोवियत संघ के संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण कर भारतीय संविधान के भाग 4A यानी कि अनुच्छेद 51A में रखा गया। इनकी संख्या 11 है और ये कर्तव्य विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करने में सहायता पहुंचाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार द्वारा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति, विश्वेश्वरैया समिति या फिर सिंधवी समिति। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बलवंत राय समिति ने पंचायती राज को त्रिस्तरीय समिति का गठन का प्रस्ताव दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होगा? 1 माह, 3 माह, 6 माह या फिर 1 वर्ष। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंचायत भंग होने के 6 माह के अंदर निर्वाचन हो जाना चाहिए। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है? राष्ट्रपति, राज्य, केंद्रीय मंत्रिमंडल या फिर ऑप्शन डी, संसद। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संसद। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए असम, केरल, नागालैंड या फिर त्रिपुरा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नागालैंड। भारत में वर्तमान में मिजोरम, दिल्ली और नागालैंड राज्यों में पंचायती राज संस्था नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संसद। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262। ऑप्शन बी अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, नदी बोर्ड्स एक्ट 1970 या फिर राष्ट्रीय जल नीति 1987। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नदी बोर्ड्स एक्ट 1970 में नहीं बल्कि 1956 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो, अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत हो, उच्च शिक्षित हो या फिर ऑप्शन डी संविधान विज्ञ हो। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक श्रेष्ठ नागरिक वह होता है जो सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक, सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए एवं विधि सम्मत कार्य करने हेतु शिक्षित हो। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? रेडियो तरंग, एक्स तरंग, प्रकाश तरंग या फिर ध्वनि तरंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ध्वनिक तरंगे यांत्रिक तरंगे है, जबकि रेडियो तरंग, एक्स तरंग और प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है। और यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो अपना स्वरूप बिना बदले एक माध्यम से एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह क्या है? स्वच्छमंडल, परितारिका, पुतली या फिर दृष्टिपटल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जिस वस्तु को हम देखते हैं उससे चलने वाली किरणें कॉर्निया और नेत्रोद द्रव से होकर पुतली के रास्ते से लेंस पर पड़ती है और दृष्टिपटल यानी कि रेटिना इसे फोकस कर देता है, जहाँ पर वस्तु का छोटा तथा उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जंग लगने पर लोहा का भार बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या फिर अनिश्चित।
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जंग लगने पर लोहा का भार बढ़ जाता है क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जबकि आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके लौह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH, Na2CO3, NaHCO3 या फिर ऑप्शन डी CaOH2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी Na2CO3। नेक्स्ट प्रश्न है कि राइबोजाइम्स क्या होते हैं? DNA, RNA, प्रोटीन्स या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी RNA। राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम या राइबोजाइम्स आरएनए अणु है जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से ताप ऊर्जा, ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा या फिर ऑप्शन डी ऊष्मा से गतिक ऊर्जा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रकाश संश्लेषण एकमात्र ऐसी जैविक क्रिया है जिसमें अत्यधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण होता है 6CO2 + 12H2O प्लस प्रकाश प्लस पनहरित बराबर C6H12O6 + 6O2 + 6H2O प्लस पनहरित। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? पानी के उत्प्लावन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण या गुरुत्वाकर्षणीय बल के कारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव के कारण। पानी की ऊपरी सतह के अणुओं के संसंजन बल के कारण उत्पन्न पृष्ठ तनाव जब सुई के गुरुत्व बल को संतुलित कर देता है तब लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के या फिर घनत्व के। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उच्च ताप के। पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण तापमापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है और यह तापमापी स्टीफेन के नियम पर आधारित है जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसे परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस तत्व के परमाणु के 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर पर तापक्रम जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, नहीं जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है या फिर जाड़ों में बढ़ जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। मानव शरीर के तापक्रम साधारणतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। भले ही कितनी सर्दी अथवा गर्मी क्यों न हो, शरीर का तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहता है और मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने के कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। इसी के साथ ही हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।